नमस्कार, मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी। ऑनलाइन क्लास में अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स स्टडी पैड पर आज मैं आया हूं लेके सतत श्रेणी के अंतर्गत बहुलक की गणना। ये हमने कल भी आपको समझाया था, किंतु वो सवाल कि अपने दिमाग से थोड़ा बना हुआ था, तो इसलिए इसमें जो चीज हम बताना चाहते थे वो हम ढंग के साथ नहीं समझा पाए। अब ये सवाल आपके सामने है, ये आप संख्या देख रहे हैं, ठीक है। ये पद मूल्य दे रखा है x, और इस पद मूल्य में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 क्रम दे रखा है। और इन पदों की जो आवृत्ति है वो फर्स्ट कॉलम में दे रखा है, यानी 11 की 4, 9, इस प्रकार से 11, 12, 16, 15, 11, 9, 18, 6, 6 और 8। अब ये सवाल एग्जाम में आया मान लीजिए, ठीक है। इसको लिखने का ढंग ऐसा भी हो सकता है और सीधे उस लाइन में भी हो सकता है ना। यहाँ पे लिखा होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और उनके नीचे आवृत्तियां लिखी होंगी। यहाँ लिखा होगा पद मूल्य, यहाँ लिखा होगा आवृत्ति 11, 12, 13, 14। समझ गया ना। तो इस तरीके से लाइन में भी हो सकते हैं, है? तो आपको क्या करना है, पहले ये तालिका बनानी है। देखिए यहाँ लिखा है सामूहिकरण विधि द्वारा बहुलक विष्टक की गणना, ठीक है। और बहुलक को अंग्रेजी में हम मोड कहते हैं, मोड, MODE, मोड, ठीक है। बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं। यहां पर हमने क्या करना है, हमने कल भी बताया था कि हमें पहले दो ये अंक जोड़ेंगे, फिर ये दो अंक जोड़ेंगे, यानी आवृत्तियां हैं ये, है ना। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। जैसे ये है 2, तो इनको जोड़ के यहाँ लिखना है 9, 4, 13 लिखा गया है ना। फिर ये 2 है, इसको जोड़कर यहाँ पे कितना हो गया 12, 11, 23। फिर ये 2 हैं, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31। फिर ये 2 हैं, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। फिर ये 2 हैं, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। फिर ये 2 हैं, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। तो इस तरीके से 2-2 करके जोड़ेंगे हम। अगली बार आपको फिर 2-2 करके जोड़ना है। यहां देखिए फर्स्ट कॉलम को देखने से स्पष्ट है कि बहुलक 18 होना चाहिए और पदमान कितना है 19, अर्थात जो आवृत्ति 19 की आवृत्ति 18 है, तो यह बहुलक क्या होना चाहिए 19 होना चाहिए। किंतु यहां इस प्रकार से निर्धारित कर ले तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए इस विधि को अपनाया जाता है कि हम बहुलक का सही मान तालिका में ज्ञात कर सके। तो ये समीकरण विधि कहलाती है। इसमें जो आवृत्तियां हैं उनको पहले 2-2 करके जोड़ा हमने। फिर ये थर्ड कॉलम देखिए, थर्ड कॉलम में फिर हम 2-2 करके जोड़ रहे हैं, ये और ये, यानी इन 2 आवृत्तियों को जोड़ रहे हैं और आंसर आया 20, है ना। फिर इन 2 आवृत्ति को जोड़ रहे हैं तो आंसर आया 28। फिर इन 2 आवृत्ति को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये 2 जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, 26 आया। फिर इन 2 को जोड़ेंगे तो 27 हो गया। फिर इन 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो गया, और लास्ट वाला रह गया, इसको छोड़ दीजिए। अब हम आगे वाले कॉलम में 3-3 करके जोड़ेंगे, ठीक है। पहले ये 2 जोड़े हमने, ये और ये। अब 2-2 करके जोड़ लिया, अगर आप चाहे तो और भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी हमने पहले में ये जोड़ा था
दूसरे में ये जोड़ा, तीसरे में आप ये जोड़ सकते हो। ठीक है, जोड़ा जा सकता है, लेकिन अब 3-3 करके जोड़ लीजिए। ये 3 जोड़िए इस वाले कॉलम में, 20 7 24 हो जाएगा। फिर इन तीनों को जोड़िए, 26 12 28 और 28 5 33 10 43 हो जाएगा। फिर इन 3 को जोड़िए, 20 और 18 38 हो जाएगा। फिर इन 3 को जोड़िए, 12 8 20 हो जाएगा। इन 3 को 8 7 24 और 6 30 हो जाएगा ये। ठीक है, और नीचे वालों को आप छोड़ देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ 30। अब फिर 3-3 करके जोड़ेंगे आप। इन 3 को जोड़ेंगे, ये 3 इस कॉलम में, 20 और 12 32। ठीक है, अब ये 3 जोड़ेंगे, 31 और 32 और 10 42। फिर इन 3 को जोड़ा जाएगा, 27 6 33। फिर 3 बचे नहीं, छोड़िए आगे। फिर एक कॉलम बचा हुआ है, उसमें आप 4-4 करके जोड़ लीजिए। ये 4 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 20 32 4 36। फिर ये 4 जोड़ दीजिए, 31 32 31 1 32 10 42 और 9 42 9 51। फिर ये 4 बचे, इनको जोड़ दीजिए, 6 दूनी 12 8 20 38। इस तरीके से यहाँ ना लिख के इसको हमने अगले कॉलम में लिखा है। ठीक है, पहले हम यही समझा रहे थे, लेकिन आप ऐसे लिखिएगा। ठीक है, जब आप ऐसा कर लेंगे क्वेश्चन को, ये आप टोटल कर लेंगे, तो अब आगे क्या करना है आपको, ये है ना मेन बात। सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे अधिक किसका है, तो ये 19 है, ये सबसे अधिक आवृत्ति है। ठीक है, इसमें सबसे अधिक क्या है 31। क्या है ये 31 है। इसमें सबसे अधिक क्या है 28 है। इसमें सबसे अधिक क्या है 43 है ना। इसमें सबसे अधिक क्या है 42 है। और इसमें सबसे अधिक क्या है 51 है। तो प्रत्येक कॉलम में सबसे अधिक आवृत्ति वाले जो आवृत्तियां हैं उनको आप चिन्हित कर लें इस प्रकार से। अब विश्लेषण तालिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे विश्लेषण तालिका। तो कैसे बनाएंगे मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। एग्जाम में आपको समय बचाने के लिए ये जो हमने 1 2 3 4 5 6 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये जो कॉलम बनाए हैं आवृत्तियों को, जिसमें हमने 2 करके जोड़ा है, फिर 2 करके जोड़ा है, फिर 3 करके जोड़ा है, फिर 3 करके जोड़ा है, फिर 4 करके जोड़ा है। ठीक है, इसके साथ ही आपको विश्लेषण तालिका सारणी बना लेनी चाहिए। दिखाई दे रहा होगा विश्लेषण सारणी। इसमें कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इनको आप लिख लीजिए और लास्ट में यहाँ पे योग लिख देंगे। ठीक है, योग टोटल आवृत्ति योग। अब देखिए पहला कॉलम में ये 18 सबसे ज्यादा है। किसकी है 19 की। तो 19 के सामने हमने एक टैली चिन्ह लगा दिया। ठीक है, टैली चिन्ह जानते हैं आप। इसमें 31 सबसे ज्यादा है, ये इन दो की है 15 और 16 की। तो हमने
सेकंड में 15 को लगाया और 16 को लगाया, ये दो टेलीफोन यहाँ लगा दिए। अब बाकी किसी का है नहीं, ठीक है, पहले कॉलम में बाकी किसी का नहीं, केवल 19 का है। दूसरे कॉलम में केवल 16 और 15 का है, बाकी किसी का कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब तीसरे कॉलम में आते हैं। तीसरे कॉलम में भी दो हैं, एक 15 दूसरा 16। तो तीसरे कॉलम में भी हमने 15 और 16 के सामने एक एक एडिशन लगा दिया और बाकी सब नील, ठीक है। अब देखिए तीसरा कॉलम हो गया। चौथे कॉलम में कौन है? 14 है और 15 है। तो आपको 14 के आगे एक टेलीचिन लगाना है चौथे कॉलम में और 15 के आगे एक टेलीचिन लगाना है, बाकी सबको मिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद चौथा हो गया। अब पांचवें में देखते हैं। पांचवें में ये 3 है और ये 3 है 15 16 17। तो 15 16 17 में एक एक टेलीचिन लगाना है और बाकी को नील कर देना है, इस तरीके से डॉट लगा देनी है। फिर उसके बाद छठे कॉलम में भी 3 है और वो 3 है कौन कौन से? 15 16 17। छठे कॉलम में 3 है। फिर से देख लीजिए इसको, क्योंकि इसमें 3 जोड़े हैं तो ठीक है। 1 2 3, तो 3 जोड़े हैं तो इसको यहाँ देखिए, यहाँ तक ही जुड़ेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, यानी आवृत्तियां इन 3 की 18 6 24 30, तो ये 30 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 51 सबसे अधिक है, 51 है 15 16 17 की। तो 15 कहाँ है? 15 कहाँ है? ये है, 16 ये है, 17 ये है, बाकी सब गायब है। अब सबसे अधिक आवृत्ति वाला देखना है पद कौन सा है। तो सबसे अधिक आवृत्ति किस पद की है? तो पहले पद में यानी 4 है उसकी। देखिए इसमें ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 3 और 2 5 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है, इसमें 0, इसमें 1, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। तो आपको देखने से स्पष्ट हो रहा होगा सबसे अधिक आवृत्ति यानी कि जो वारंवारता है किसकी आई है, कौन से पदमान की आई है? तो वो 5 है और 5 का जो पद मूल्य है वो कितना है? 15। अर्थात जेड का मान ये होगा, क्या होगा? 15। ये बराबर जेड होगा, बहुलक होगा। तो सारणी का हमने विश्लेषण किया, सामूहिकरण रीति के द्वारा किया। सामूहिकरण रीति के द्वारा हमने ये देखने का प्रयास किया कि कौन से पद मूल्य के आसपास की आवृत्तियां संकेंद्रित हो रही हैं, अर्थात कौन सा पद इन आवृत्तियों से प्रभावित हो रहा है। और हमने ये पाया कि 15 जो है उसको, 15 का जो ये पद मूल्य है जिसकी आवृत्ति यहाँ 16 है, उसको उसके चारों तरफ जो पद मूल्य हैं वो संकेंद्रित हुए हैं, अर्थात उनका सामूहिकरण हुआ है। और इसी दृष्टि से हमें पता चला कि उसकी आवृत्ति 5 है, इसलिए बहुलक 15 है जिसकी आवृत्ति 16 है। बहुलक अगर हम एक दृष्टि से देखते हैं तो सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद मूल्य को बहुलक कहेंगे। तो यहाँ सबसे अधिक आवृत्ति 18 है, तो बहुलक हमें कहना चाहिए 19 को, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप देख रहे होंगे ना, धोखा हो गया ना यहाँ, क्योंकि सबसे अधिक आवृत्ति तो 19 की है। लेकिन जब हमने सामूहिकरण विधि को अपनाया तब हमें वास्तविक बहुलक का ज्ञान हुआ। वास्तविक बहुलक हमारा 15 है, 19 नहीं है। तो यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हैं सबसे अधिक आवृत्ति किसकी, किस पद की मूल्य की है? वो है 15। अर्थात बहुलक मूल्य
ठीक है, बहुलक मूल्य कितना होगा, बराबर 15। उत्तर। तो ये हमारा असतत श्रेणी में समांतर माध्य की, तो सॉरी, असतत श्रेणी में बहुलक की गणना करने की विधि है, जिसको हमने विस्तार पूर्वक आपको समझा दिया। इसी सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, यहाँ 11 लिखा है, यहाँ इसके साथ वर्गांतर बना दीजिए, इसको 12 कर दीजिए, इसको 13 कर दीजिए, फिर इसको 14 कर दीजिए, फिर इसको 15 कर दीजिए, है ना। इसको 16, 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 और 22 से 23। अब ये सतत श्रेणी की जगह असतत श्रेणी, यानी असतत श्रेणी की जगह सतत श्रेणी बन गई। ठीक है, आवृत्ति आपके सामने है, जोड़ा हमने था वैसे ही। अब ये जो विश्लेषण तालिका भी है वैसे ही बनाएंगे, और यहां 5 सबसे अधिक बारंबारता किस पद मूल्य वर्गांतर की है, तो 15 से 16 के वर्गांतर की जो बारंबारता सबसे अधिक है, तो यानी बहुलक का मान 15 और 16 के बीच में है। यहां पर हमको अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है, और हमारा जो अंतर्वेशन का सूत्र है वो हमने यहां लिखा है। ये थोड़ा गणना में मिटा रहा हूं ताकि आपको आराम से दिखे। यहां लिख देता हूं गणना। ठीक है, ये जैक का मान होता है, जैक बराबर होता है, क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F2 माइनस F1 और ब्रैकेट में L2 माइनस L1। ठीक है, तो ब्रैकेट में ये है, सूत्र को यहां लिख दें। यहां पे जैक बराबर ये होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F2 माइनस F0 ब्रैकेट में L2 माइनस L1। ये जो सूत्र है इसको अंतर्वेशन सूत्र कहेंगे। अब इन सूत्र में L1 L2 का मान आप जानते ही हैं, क्योंकि हमारा बहुलक वर्गांतर है 15 से 16, तो 15 L1 है और 16 L2। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसे हमने F1 कहा है। ठीक है, और उससे पूर्व के वर्ग की जो बारंबारता उसको F0 कहा है। बहुलक वर्ग के पश्चात की जो बारंबारता है उसको F2 कहा है। ये भी आपकी समझ में आ गया। अब इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुलक वर्ग की बारंबारता 16, बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता जिसको हम F0 कह रहे हैं, ये 14-15 वर्गांतर जो है उसकी बारंबारता 12 है, ये F0 है, और बहुलक वर्ग के बारंबारता ये F2 है जो है 15। ठीक है, अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे और बहुलक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, वहां मैं इसको लिख रहा हूं, यहाँ पे देखिए जैक बराबर ये होगा L2 कितना है 15 प्लस F0 का मान है 16, F1 का मान है 16, F0 का मान है 12, और अब यहाँ पे लिखा है कि F2 F1 यानी कि 2 गुना F1 है 16 माइनस F0 ये कितना है 12
माइनस ये F2 ये है 15, ठीक है, और ब्रैकेट में 16 माइनस 15, ये हमारा सूत्र के हमने मान रख दिए। इसको देखिए, घटेगा तो 4 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये 15 प्लस होगा बटे 32 और 12 5 27, 12 15 27, 27 है ना। अब आगे इसी को हम इस तरीके से लिखेंगे, 15 धन 4 बटे 32 में 5 बचेगा, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 0.8 आएगा, ये 15 में जुड़ जाएगा, आ जाएगा आंसर 15.8, ये हमारा जेड का मान होगा आंसर, ठीक है। तो अंतवेशन सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी तालिका में हमने जो पहले तालिका थी उसी को हमने सतत सारणी में बदल दिया। और कैसे बदला कि 11 था, 11 से आगे 1 बढ़ा दिया 12, 12 से 13, 13 से 14, कंटिन्यूटी आ गई इसमें, ये वर्गांतर बन गए। वर्गांतर की जो सारणी आपकी बनी है यही जो है सतत सारणी कहलाएगी। कोई भी वर्गांतर हो, आपको ऐसी वर्गांतर लिख लेने 10 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, छात्रों की संख्या दे रखी होगी पहले कॉलम में, और आपसे कहा गया होगा कि बहुलक की गणना कीजिए, तो आपको वही करना पड़ेगा। सबसे पहले बहुलक वर्गांतर का ज्ञान करेंगे, तो इसके लिए आपको जो आवृत्तियां दे रखी है उनको 2-2 करके जोड़ेंगे, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में भी 2-2 करके जोड़ लीजिए, फोर्थ कॉलम में 3-3 जोड़ लीजिए, फिफ्थ कॉलम में 3-3 जोड़ लीजिए, और सिक्स कॉलम में 3-3 या 4-4 जैसे भी आप जोड़ना चाहे जोड़ लीजिए। और उसके बाद विश्लेषण तालिका बनाइए, जैसे हमने बनाया फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसमें जो जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति हो चलिए चिन्ह लगा लीजिए और उस प्रकार से उनकी वारंवारता ज्ञात कर लीजिए। जिसकी सबसे अधिक, जिस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी वही बहुलक वर्गांतर होगा। फिर अंतर्वेशन सूत्र याद कर लीजिए, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0, F0 मतलब, और इसके बाद जो है बटे 2F1 माइनस F2 माइनस FO, ब्रैकेट में L2 माइनस L1। अब देखिए सर, यहाँ पे अगर वर्गांतर है 20 से 30, तो यहाँ पे L2 30 होगा, माइनस 20 तो 10 आएगा, समझ गए ना। वर्गांतर बहुलक वर्ग की जो बहुलक वर्गांतर जो हमने प्राप्त किया है, इसकी जो आवृत्ति होगी वो F1 है। बहुलक वर्ग से पहले का जो वर्गांतर है उसकी आवृत्ति F0 है, और बहुलक वर्ग के जस्ट बाद वाला जो वर्गांतर है उसकी आवृत्ति F2 है, समझ गए। और ये सूत्र में हमने मान रख के बता दिया। इस प्रकार से सतत सारणी में भी आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे करके तैयारी कीजिए। वीडियो ज्यादा लंबा होता चला जा रहा है, ठीक है। कक्षा 11 के बच्चों को आज ये बहुलक का पूरा हो गया है ना। मुझे 11 वालों की चिंता ज्यादा है, इसलिए 11 के वीडियो पे मेरा भी फोकस है, क्योंकि उनके एग्जाम बिल्कुल ही सिर पर आ चुके हैं, उन्हें अपनी तैयारी करनी है। सीरीज में कक्षा 12 के लिए ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चन का ये बहुत अच्छा यानी कि सेट बना के आपके सामने रखने वाला हूं, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी करके हो सके। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।